दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस वित्तीय वर्ष के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25, ऑप्शन बी वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26, ऑप्शन सी वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 4800 करोड़ के वित्तीय आवंटन के साथ मंजूरी दी है, इसलिए विकल्प बी सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों का विकास करना है। इससे इन क्षेत्रों के लोग अपने मूल स्थानों पर ही रह सकेंगे। ये पहल समावेशी विकास हासिल करने में मदद करेगी और इससे सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा। पहले चरण में 663 गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में लावणी क्या है। आपके ऑप्शन है लोक संगीत, लोक नृत्य, कठपुतली या फिर साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक नृत्य। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी चर्चा में रहा, इसलिए विकल्प बी सही है। लावणी शब्द लावण्य या सौंदर्य से लिया गया है। यह एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें महिला नर्तक चमकीले रंगों में 9 गज लंबी साड़ी और घुंघरू पहनकर एक मंच पर ढोलक की थाप पर प्रस्तुति देती हैं। एक स्वदेशी कला के रूप में इसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन 18वीं शताब्दी में पेशवा युग में इसे विशेष लोकप्रियता मिली। परंपरागत रूप से इसका प्रदर्शन राजाओं या सामंतों के साथ युद्ध विराम के दौरान थके हुए सैनिकों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। लावणी की कई उपशैलियां हैं, जिनमें से श्रृंगारिक शैली सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नामक अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा की है, इसलिए विकल्प ए सही है। हैकाथॉन के संस्करण की थीम समावेशी डिजिटल सेवाएं हैं। इसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज यानी APIX प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है। आरबीआई ने इसके तहत 4 खंडों में नवीन विचारों को आमंत्रित किया है। पहला है दिव्यांगों के लिए अभिनव और उपयोग में आसान डिजिटल बैंकिंग सेवाएं। दूसरा, विनियमित संस्थाओं द्वारा अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान। तीसरा, ऑफलाइन मोड सहित डिजिटल मुद्रा लेन देन के लिए उपयोग के मामलों और समाधानों की खोज करना। और चौथा, प्रति सेकंड लेन देन थ्रूपुट और ब्लॉकचेन की मापनीयता में वृद्धि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा निसार उपग्रह किस देश के साथ मिलकर बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए, कनाडा, बी, फ्रांस, सी, जापान या फिर डी, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अमेरिका। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के संयुक्त उपक्रम से बना निसार सैटेलाइट अब तैयार हो गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोग्राम के इस उपग्रह को बनाने के लिए सहमति बनाई थी। इसका लक्ष्य भूमि और बर्फ की सतहों पर अधिक विस्तार से अध्ययन करना है। ये लगभग 12 मीटर व्यास वाले ड्रम के आकार के रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ राडार डेटा इकट्ठा करेगा। ये भूमि और बर्फ की सतहों में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक एक सिंगल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR टी सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, CAR टी सेल थेरेपी प्रयोगशाला में टी सेल नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित करने की एक विधि है।
कथन 2 है, इस थेरेपी का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट के अनुसार काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण विधि है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR टी सेल थेरेपी कैंसर के उपचार में क्वांटम लीप का प्रतिनिधित्व करती है। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी में जहां बड़े पैमाने पर इंजेक्शन या मौखिक दवा की आवश्यकता होती है, वहीं CAR टी सेल उपचार में रोगी की अपनी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। यह थेरेपी प्रयोगशाला में टी सेल नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित करने की एक विधि है, इसलिए कथन 1 सही है। इस थेरेपी का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हुआ। ट्यूमर पर हमला करने के लिए टी सेल को प्रयोगशाला में संशोधित करके सक्रिय किया जाता है। इन संशोधित कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से गुणा करने के लिए रोगी के रक्त प्रवाह में वापस डाला जाता है। ये कोशिकाएं लक्षित एजेंटों की तुलना में विशिष्ट होती हैं और कैंसर के खिलाफ रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को सीधे सक्रिय करती हैं। इससे कैंसर का उपचार चिकित्सीय रूप से अधिक प्रभावी हो जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, कनाडा या फिर इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण जापान में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JGSDF की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस वर्ष के अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त योजना बनाने और संयुक्त सामरिक अभ्यास के अपने अनुभवों को साझा करेंगी। बताते चलें कि अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2018 से आयोजित किया जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जापान। अगला प्रश्न है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग के सुंदरबन टाइगर रिजर्व यानी STR डिवीजन द्वारा पहला पक्षी उत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान 6 टीमों ने सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अलग अलग इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। यहाँ जलीय एवं स्थलीय वनस्पतियों और जीवों की अत्यंत समृद्ध विविधता पाई जाती है। ये बायोस्फीयर रिजर्व कलकत्ता के दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह बल भारत चीन सीमाओं की रक्षा करता है। कथन 2 है, यह भारत का एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की 7 अतिरिक्त बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ये भारत का एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है, इसलिए कथन 2 सही है। ये लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेपला तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमाओं की सुरक्षा करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कई आंतरिक सुरक्षा कार्रवाइयों में भी इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बल हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत और बचाव अभियान भी चलाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्काई UTM शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है इसरो द्वारा विकसित उपग्रह, मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली, उड़ान योजना के तहत शुरू की गई नई परियोजना या फिर मौसम के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने स्काई UTM को लॉन्च किया। स्काई UTM
क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। ये सिस्टम प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। ये घातक सड़क दुर्घटनाओं पर नजर रखते हुए रियल टाइम निगरानी करने और राजमार्ग निर्माण को गति देने में मदद करेगा। इसे स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और यातायात प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये जल शक्ति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। कथन 2 है, ये जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी CWC ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के विकास हेतु IIT रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, इसलिए कथन 2 सही है। वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हुआ। इस आयोग को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति आदि मुद्दों पर पहल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में सेकंड थॉमस शोल किन 2 देश के संदर्भ में समाचारों में रहा? आपके ऑप्शन है चीन और जापान, चीन और ताइवान, चीन और फिलीपींस या फिर चीन और दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चीन और फिलीपींस। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में फिलीपींस ने चीन जहाजों पर उसके तटरक्षक बल के खिलाफ लेजर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये घटना सेकंड थॉमस शोल के पास हुई। सेकंड थॉमस शोल स्प्रेटली द्वीप समूह में एक जलमग्न चट्टान है जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। इस पर कई देशों द्वारा दावा किया गया है, लेकिन वर्तमान में इस पर फिलीपींस का कब्जा है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चीन और फिलीपींस। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चित ओमार्गस खानदेश क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तितली की प्रजाति, ऑप्शन बी बीटल की प्रजाति, ऑप्शन सी बंदर की प्रजाति या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ की प्रजाति। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।